हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि 7 जुलाई 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसकी ऑलरेडी हम 14 क्लासेस यूट्यूब पर पोस्ट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी आपका CDP वाला पोर्शन चल रहा है, जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहने वाला है। तो कल तक की क्लास में हम 14 क्लासेस पूरी कर चुके हैं, जिसमें आपका अभिप्रेरणा का पार्ट 2 हमने किया था। और आज का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स चिंतन के बारे में। चिंतन या फिर इंग्लिश में बोलेंगे थिंकिंग, जो कि आपका CTET, UPTET और आपका DSSS, KVS सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उसमें एक एक करके हम चिंतन की परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स, और चिंतन के प्रकार, इसके अलावा चिंतन की प्रक्रिया या चिंतन के चरण और चिंतन के साधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास ख़त्म होने के बाद 3 से 4 क्वेश्चन भी चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपके लिए रखे हैं, जो हम लगाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। हमारा चैनल आपके लिए सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दिख ही रहा होगा चिंतन करते हुए एक लड़की की इमेज आपको दिखाई दे रही है। और इमेज को देख के आपको पता चल रहा होगा कि लड़की क्या कर रही है। लड़की चिंतन यानी कि थिंकिंग कर रही है। तो फ्रेंड्स, चिंतन की काफ़ी सारी जो परिभाषाएं हैं, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 2 से 3 डेफिनेशन ही इसमें ऐड की हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे चिंतन की जो एक पहली परिभाषा दी है वो रॉस ने दी है। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो सभी प्राणियों में होती है। इसको प्राणी कर लेंगे फ्रेंड्स, ये टाइपिंग में एरर हो गया है। सभी प्राणियों में होती है। कथन बाई रॉस, एक मनोवैज्ञानिक थे रॉस, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और परिभाषा देख लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे। 1992 में बेरोन के अनुसार, बेरोन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या परिभाषा दी थी चिंतन की? कि चिंतन में संप्रत्यो, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। उन्होंने बताया था कि चिंतन में संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। संप्रत्यय क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपसे मैं ताजमहल के बारे में बोलता हूँ, ठीक है, और आप क्या करते हैं, माइंड में एक इमेज बना लेते हैं कि ताजमहल किस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का एक ताजमहल होगा, इस तरह से 4 खंबे इस तरह से खड़े होंगे। तो कुछ भी माइंड में कॉन्सेप्ट बना लोगे अपने। ठीक है, तो इसे बोलते हैं संप्रत्यय। इसी प्रकार प्रतिज्ञप्ति, ठीक है, और प्रतिमा भी आप समझते हैं, यानी कि स्टैचू। तो प्रतिमा क्या होता है? प्रतिमा वास्तविक ना होके किसी चीज़ की एक इमेज होती है प्रतिमा। ठीक है, इन सब का मानसिक जोड़ तोड़ को ही चिंतन कहते हैं। जब हम अपने मन में कुछ सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो उसमें हम संप्रत्यय और प्रतिमा और प्रतिगप्ति का जोड़ तोड़ करके कुछ इमेज बना लेते हैं, उसी को चिंतन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को आगे की तरफ मूव करेंगे। एक परिभाषा है फ्रेंड्स, एक सैंद्रोप थे,
एक मनोवैज्ञानिक 1995 में उन्होंने परिभाषा दी थी चिंतन के बारे में। क्या बताया था उन्होंने बताया था कि चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है। जो सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन, उनका जोड़ तोड़ होता है मानसिक रूप से। किसमें? चिंतन में। विशेषकर जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, अपने माइंड में कोई इमेज बना लेते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ठीक है, समस्याओं का समाधान भी करेंगे, ठीक है, तर्क वितर्क भी करेंगे, समाधान करेंगे तर्क वितर्क करके, और उस पर निर्णय भी लेंगे, ठीक है। जैसे किसी का झगड़ा हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, दोनों ही पक्ष की बात सुनी जाती है। पहले जो बीच में समझौता करता है दोनों ही पक्ष की बात सुनेगा, ठीक है, तर्क वितर्क करेगा, उसके बाद उनका समाधान कैसे करेगा, समाधान करेगा और फिर निर्णय लेगा लास्ट में, ठीक है। फ्रेंड्स, चिंतन के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिकबार्डो तथा रुक। जिकबार्डो तथा रुक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1977 में चिंतन को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक तो शैली चिंतन यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग, और एक यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। शैली चिंतन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे आप समझते हैं ख्याली पुलाव पकाना, मतलब मन ही मन में कुछ ना कुछ ख्याल में सोचना, उसे कहते हैं शैली चिंतन। और यथार्थवादी चिंतन कैसे कहते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रियलिस्टिक, वास्तविक चिंतन को बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक करके हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। छोटा ही चैप्टर है फ्रेंड्स, लगभग 20-25 मिनट की आपकी वीडियो होने वाली है केवल क्लास, ठीक है। पहले नंबर पे आ जाता है आपका शैली चिंतन, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, ख्याली, यानी कि जो अपने ख्यालों में हम सोचते हैं। शैली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। इस तरह के चिंतन की एक खास विशेषता यह है कि इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता, ठीक है। शैली चिंतन में हम केवल सोचेंगे लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होगा। एक तरह से ये समझ लीजिए कि आप सपने में ही कोई काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और आप सोच रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम है, आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं और आपने सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा 140 प्लस स्कोर किया है, और 140 प्लस स्कोर करने के बाद टीचिंग की कोई वैकेंसी आई है KVS DSSS या किसी और में, और आपको नौकरी भी मिल गई है, और आपने एक नई गाड़ी खरीदी है और आप कहीं दूर नेचुरल प्लेस पे, प्राकृतिक प्लेस पे घूमने गए हैं। लेकिन क्या है, केवल ख्यालों में आप सोच रहे हैं, ठीक है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ, ना ही तो आपने सीटेट पास किया है, आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी कुछ नहीं पता। तो शैली चिंतन बोलते हैं इस प्रकार के चिंतन को, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इजीली। अब बात करते हैं यथार्थवादी चिंतन की। ये क्या होता है, इसको भी देखेंगे। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। मैंने बताया था ना आपको, ये वास्तविक चिंतन होता है कि जिसके बारे में आप सोचते हैं वास्तव में, रियल में, ठीक है, और उसके बाद कुछ निर्णय भी करते हैं, पढ़ेंगे। और इसके सारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को निम्न 3 भागों में बांटा है। इसमें क्या होता है, समस्या का समाधान भी व्यक्ति करता है क्योंकि वास्तव में चिंतन करता है। जब तुम किसी समस्या के बारे में वास्तव में सोचोगे, चिंतन करोगे, ठीक है ना, तो उसका समाधान भी करोगे आप। अब कौन कौन से 3 प्रकार बताए गए हैं इसके, वो भी देख लेंगे। पहला होता है फ्रेंड्स अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। दूसरा होता है सृजनात्मक थिंकिंग, और तीसरा होता है इसका आपका आलोचनात्मक। देखिए मैंने लिखा है आपके लिए, नंबर 1 अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये क्या होती है फ्रेंड्स, जिसका कोई फिक्स एक ही उत्तर होता है, ठीक है, जिसका कोई एक समाधान होता है फिक्स, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, जिसके बहुत सारे समाधान हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव हो सकता है, ठीक है, कुछ नया जोड़ के इसमें। और थर्ड जो आलोचनात्मक चिंतन है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इवैल्यूएटिव थिंकिंग, तर्क वितर्क करने के बाद जो समाधान होता है, ठीक है। तीनों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे अभिसारी चिंतन के बारे में, जिसका कोई एक फिक्स आंसर होता है, जिसका समस्या का एक
कोई फिक्स समाधान होता है। जैसे देखिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, निगमन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आगमन निगमन विधि आपने पढ़ी होगी, तो निगमन का मतलब है फिक्स होता है, एक ही, केवल एक ही आंसर उसका होता है। तो इस प्रकार के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों, जो उसको तथ्य दिए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर क्या करता है, किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे मान लिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपको कहा गया है कि 2 गुना 4 इक्वल टू कितना होता है 8 होता है, ठीक है। क्या 2 गुना 4 आप 10 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, नहीं ना। तो इसका एक फिक्स आंसर हो जाएगा 2 गुना 4 इक्वल टू 8, ठीक है। इसी प्रकार से अब देख लेते हैं हम, थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा कर लेंगे। आई होप कि इजीली आपको अब दिख रहा होगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका सृजनात्मक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ क्रिएटिव करना। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जा सकता है। आगमन मतलब बहुत सारे इसके कुछ समाधान हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, ठीक है। किस तरह से आगे पढ़ेंगे हम। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में, जो तथ्य दिए गए हैं, में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर कुछ अपनी ओर से नया जोड़ देता है, कुछ क्रिएटिव करता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरह का जो चिंतन होता है उसमें एक से अधिक समाधान हो सकते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, कुछ नया अपनी तरफ से जोड़ दिया, कुछ क्रिएटिव कर दिया, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर पर आ जाता है फ्रेंड्स आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। ये कैसा होता है, आप इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। तो जो तथ्य उसके दिए होते हैं किसी व्यक्ति को, वस्तु के या घटना के, तो व्यक्ति क्या करता है, उसके तथ्यों की जांच परख करता है, ठीक है। क्या सही है, क्या दोष है, उसके गुण दोष के बारे में जांच परख करेगा, तब उसके बाद निर्णय उस पर लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स चिंतन की प्रक्रिया या फिर चिंतन के चरण, कौन कौन से चरण होते हैं। फ्रेंड्स चिंतन के 7 चरण होते हैं टोटल, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो पहला चरण है समस्या की पहचान, ठीक है। मान लीजिए किसी विद्यालय में आपको क्या किया जाता है, विद्यालय में कोई प्रोग्राम होना है और आपको उसके लिए लीडर बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या समस्या है आपके सामने, आपको जो प्रोग्राम होना है उसके लिए मैनेजमेंट करना है। तो क्या समस्या, पहले उस समस्या की अच्छे से आप क्या करेंगे, पहचान करेंगे, ठीक है। समस्या की पहचान करेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर आता है समस्या का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ साथ वाले बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनका आप सिलेक्शन करेंगे कि ये बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है समाधान की योजना बनाना। तो उन सबको साथ लेके फिर आप एक प्लानिंग करेंगे कि इस तरह से हमें अपने प्रोग्राम को, ठीक है, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, इवेल्युएट करना है। तो उसकी केवल योजना बना लेंगे आप, प्लानिंग कर लेंगे। नंबर 4 पे आ जाता है फ्रेंड्स आपका समाधानों का मूल्यांकन। जो आपने योजना बनाई है फिर उनका आप खुद से मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि जो प्रोग्राम बनाया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसका मूल्यांकन खुद से कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, समाधान का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन। अब जो आपने प्रोग्राम बनाया है, योजना बनाई है, मूल्यांकन उसका कर लिया है, उसके बाद उसको अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। उसको जब जिस दिन आपका प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी योजना को, ठीक है। बाद में फिर क्या आ जाता है 6 नंबर पे प्रतिफल का मूल्यांकन। अब जो प्रोग्राम आपका हुआ है, प्रोग्राम होने के बाद जो उसका रिज़ल्ट निकला, ठीक है, उसका आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे फिर से कि कितने लोगों को पसंद आया आपके द्वारा जो मैनेज किया गया प्रोग्राम, कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्या उसके अंदर कमियां थी। इन सब चीज़ों का आप मूल्यांकन करेंगे और फिर अंत में क्या करेंगे,
मूल्यांकन करने के बाद आप अंत में समस्या एवं समाधान का पुनर्विचार यानी कि रीथिंकिंग करेंगे। जो भी उसके अंदर कमियां थी उसको दूर करने के लिए आप उसका समाधान करने के लिए फिर से विचार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाता है फ्रेंड्स आपके चिंता के साधन। आप साधन कर लेंगे इसको। ठीक है ना, ये साधन लिखा हुआ है, साधन, टाइपिंग एरर हो गया है, चिंता के साधन आप कर लेंगे। चिंतन के साधन, चिंतन करते समय कौन कौन से साधन होते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। पहला होता है प्रतिमा यानी कि इमेज। जैसे कि आपने देखा होगा किसी की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है, इमेज बनी हुई है, तो क्या होती है वो एक काल्पनिक हम मान लेते हैं कि इस तरह का। मान ली ताजमहल का मैंने एग्जांपल दिया था कि ताजमहल किस तरह का होगा, एक ऊपर से गोल सी बिल्डिंग होगी, साइड में 4 खंबे खड़े होंगे, इस तरह की इमेज। ठीक है, चिंतन के साधन में उसकी ज़रूरत होती है, इमेज की। होती है कि नहीं होती। मान लीजिए मैंने कुत्ते कहा तो आप कैसी इमेज बना लेंगे माइंड में, कुत्ता किस तरह का होता है, 4 पैर होंगे, ठीक है, छोटा होगा, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद आता है आपका संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी इसी से कुछ रिलेटेड होता है कि हाँ, आपने जो मन के अंदर, आपने तो अपने माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो फिगर बनाई है कि किस तरह का होगा कुत्ता या ताजमहल किस तरह का होगा, वो संप्रत्य होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज। आप जब मन में इमेज बनाते हैं तो मन में कुछ ना कुछ आप बोलते रहते हैं कि इस तरह से खंबे बनाए मैंने ताजमहल के लिए, इस तरह से गोल सी बिल्डिंग बनाई, वाइट कलर का होगा, भाषा। ठीक है, लेकिन बोलते नहीं हैं आप, केवल मन में बोलते रहते हैं, मन में। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल लिखा है भाषा। तो भाषा हो भी सकती है चिंतन का साधन और नहीं भी, मतलब ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शनल लिख दिया। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाता है स्मृति यानी कि मेमोरी। मेमोरी तो बहुत ज़रूरी है। आप जो भी सोचेंगे उसको मेमोरी में अपने रखेंगे, स्टोर करके, याद करके रखेंगे, वरना आपको कैसे पता चलेगा क्या आपने किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में आपने सोचा है। तो स्मृति बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाषा ऑप्शनल है, भाषा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक पॉइंट छूट गया फ्रेंड, संकेत का। आप जब भी कोई चिंतन करते हैं तो कुछ ना कुछ संकेत अपने मन में क्या करते हैं, बना लेते हैं, ये इस तरह का होगा, ये उस तरह का होगा, ठीक है, लंबा होगा, चौड़ा होगा, इस तरह से संकेत अपने मन के अंदर बना लेते हैं। और नंबर 6 पर आता है प्रतिज्ञप्ति यानी प्रपोजिशंस। ठीक है, ये भी कुछ प्रतिमा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताया है भाषा ऑप्शनल, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या चिंतन के लिए ज़रूरी नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो क्या है वो पॉइंट। नंबर पहला, कल्पना चिंतन का साधन नहीं है। जब हम चिंतन करते हैं तो कल्पना जो होती है, इमेजिनरी, जो आप माइंड में इमेज सोचते हैं, वो ज़रूरी नहीं है चिंतन के लिए कल्पना करना। ठीक है, तो कल्पना चिंतन का साधन नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, संप्रत्य चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अभी पढ़ा ना हमने संप्रत्य कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर पे चिंतन के साधन में पढ़ा हमने संप्रत्य यानी कि कॉन्सेप्ट, वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है फ्रेंड्स। सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है चिंतन का, संप्रत्य यानी कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन हम फ्रेंड्स। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पहला ही क्वेश्चन, कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता। मैंने बताया था कि भाषा जो होती है, लैंग्वेज, वो ऑप्शनल होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चिंतन में हो भी सकती है, नहीं भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन तो हमेशा सम्मिलित नहीं होती भाषा। ठीक है, इसका राइट आंसर लगा देंगे भाषा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, साथ में संप्रत्य लिख देगा, प्रतिमा लिख देगा, संकेत या स्मृति कुछ लिख देगा, तो भाषा लिखा होगा तो भाषा को आप क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी प्रकार सेकंड का आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी सामान्यतः जुड़ी होती है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के बारे में हमने सोचा है, तो क्रिएटिविटी क्या थी, अपसरित। रचनात्मकता क्या थी, सृजनात्मक चिंतन में थी आपकी, यानी कि यथार्थवादी चिंतन का सेकंड पार्ट थी। सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग में था। तो किस तरह की सोच होती है वो रचनात्मकता में, अपसरित सोच, खुली या इलेबोरेट। तो एक से अधिक आंसर आप उसके सोच सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। खुली सोच, इलेबोरेट, अपसरित सोच। और नंबर 1 पे क्या थी यथार्थवादी में, अभिसारी चिंतन था, कन्वर्जेंट थिंकिंग थी। ठीक है, चलिए एक थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
4 क्वेश्चन ऐड किए हैं फ्रेंड्स आपके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है चिंतन के लिए आधार है। क्या है चिंतन के लिए आधार? फ्रेंड्स हमने चिंतन के साधन के बारे में पढ़ा था, उनमें आपने एक पढ़ा था संकेत चिन्ह, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नंबर 4 पे संकेत चिन्ह। तो संकेत चिन्ह क्या होते हैं? चिंतन का आधार होते हैं। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए आप बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, तो आप माइंड में बिल्ली के चिन्ह बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए चिंतन का आधार क्या होता है? संकेत चिन्ह, ठीक है। और इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा छोटा कर लेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन रिलेटेड। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब कैसा हो गया? खुला, यानी कि अपसारी, तभी बताया था ना आपको, यही लिखा हुआ है अपसारी चिंतन, ठीक है। चिंतन लिख देंगे, ये काट देंगे, माँ लिखा गया है, इमेज भी काट देंगे, बस अपसारी चिंतन इसका आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब खुला, अपसारी चिंतन। 3rd नंबर पे पढ़ा था ना हमने, इसमें यथार्थवादी चिंतन में फर्स्ट पे क्या पढ़ा था? अभिसारी चिंतन, सेकंड पे सृजनात्मक, और 3rd पे आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? वो अपसारी चिंतन होता है, खुला, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। ये था आज का सेशन, छोटा ही सेशन था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो क्लास को देखने के लिए थैंक्स, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जो भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो के लास्ट में एक कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। 2-3 टॉपिक आपके और बचे हैं, फिर आपका ये CDP वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कोई नया सब्जेक्ट ले लेंगे। देखते हैं SST हम ले लेंगे या फिर EVS में से कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।